हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आरसीसी में जो डिस्कशन किया है वो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटली हमने फिनिश कर लिया और उससे रिलेटेड जो गेट के क्वेश्चन आए थे वो भी हम लोगों ने क्लास के अंदर देख लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगर हम बात करें जो एनालिसिस पार्ट है आरसीसी का, वो यहाँ से शुरू होता है। एनालिसिस पार्ट जो किया जाएगा वो दो मेथड से किया जाएगा। वन इज कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अनदर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड। राइट, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं कि डिजाइन मेथड जो होते हैं दोस्तों, डिजाइन जो मेथड होते हैं आरसीसी के अंदर जो यूज किए गए, दो यूज किए गए। पहला हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं WSM, एंड दूसरा हो जाएगा लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं LSM, लिमिट स्टेट मेथड, दैट इज द LSM। WSM के लिए जो कोड यूज होता है वो हो जाएगा दैट इज, WSM के लिए जो कोड यूज होता है वो हो जाएगा दैट इज IS 456 1978, एंड LSM के लिए जो कोड यूज होता है वो यूज होता है IS 456 2000, IS 456 2000। और ये वाला जो कोड है ये अब यूज में नहीं होता है, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, अभी ये यूज में नहीं होता है, तो इसके कोई भी प्रोविजन हम लोग नहीं देखने वाले। इसी IS कोड के अंदर, यानी कि इसी LSM कोड के अंदर, NX के अंदर, इन NX के अंदर जो है वो WSM के कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, WSM के प्रोविजन गिवन है। तो हम लोग जो है जब भी बात करेंगे WSM की भी, तो WSM की जो बेसिक पैरामीटर हैं वो आपको इसी कोड के अंदर दे रखे हैं, NX के अंदर, यानी कि सबसे लास्ट में। और बेसिकली ये जो कोड है वो LSM का है। तो जब मैं बोलता हूं कि एज पर IS 456, तो इसका मतलब आपको ये मतलब मानना है कि ये LSM को ही लेके बात करना है। अगर मुझे WSM के लेके कुछ बात करनी होगी तो मैं क्लियरली मेंशन करूंगा कि भाई WSM से सोल्व करना है, या कुछ इंडिकेशन दूंगा कि आपको WSM क्राइटेरिया यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले, लिमिट स्टेट मेथड पे जाने से पहले हम लोग जो हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को जान लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक मेथड है और इसमें हम लोग जो बात करेंगे, जिस तरीके से हम लोग मेंबर को एनालिसिस करेंगे, सेम उसी क्राइटेरिया पे और उसी अप्रोच के साथ हम लोग जो है LSM के अंदर बात करेंगे। बस डिजाइन मेथड की अप्रोच क्या है वो हल्की सी चेंज होगी, बाकी जो पैटर्न है वो सेम वो का वही रहेगा। इसमें अगर हम एक्चुअल डेप्थ निकाल रहे हैं तो इसमें भी एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे, इसमें लिमिटिंग क्रिटिकल डेप्थ है तो इसमें लिमिटिंग डेप्थ निकालेंगे, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जो चीज़ आप यहाँ करोगे सेम चीज़ आप यहाँ करोगे, बेशर्त इतना है कि WSM की अप्रोच लेते हुए करोगे, यहाँ पे LSM की अप्रोच लेते हुए बात करोगे, और कोई अंतर नहीं है, काम वही करना है, बस अलग अलग अप्रोच के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दैट इज द WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो दोस्तों वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर दोनों के लिए ही बेसिक मेथड है और सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था ये। और इस मेथड ने क्या कहा था, इस मेथड ने ये कहा था कि अगर किसी भी मटेरियल पे आप लोड लगाते हो तो लोड लगाने से अगर मटेरियल में स्ट्रेसेस Fi पहुंच जाती हैं, इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या बात करनी है। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक मेंबर है, सपोज करिए दिस इज द मेंबर, और इस मेंबर पे जब आप लोड लगाते हो P, लोड लगाने से इस मेंबर के किसी भी सेक्शन पे अगर स्ट्रेसेस Fy चली जाती हैं, Fy का मतलब यहाँ पे अगर Fy चली जाती हैं तो हम लोग क्या मान लेंगे, इस मेंबर को फेल मान लेंगे एज पर द WSM, एज पर द WSM। तो WSM के अंदर हमने जो फेलियर माना था वो फेलियर कहाँ पे माना था, Fy पे माना था। ठीक है, अब जैसे WSM ने ये बात बोली तो फिर किसी ने ये कहा कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक प्लेट है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्लेट है, इस प्लेट से आप 5 स्पेसिमेन कट करो, 1 2 3 3 4 एंड 5, 5 स्पेसिमेन कट करो, एक ही प्लेट से 5 स्पेसिमेन कट करो और पांचों को टेस्ट करो, क्या ये पांचों स्पेसिमेन आपको सेम Fy देंगे? तब WSM ने कहा नो। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं होता है। तो सर जब एक ही प्लेट से 5 स्पेसिमेन आपको सेम Fy नहीं दे रहे हैं, तब स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे मेंबर लगे होंगे ना,
तब आप किस वैल्यू को, किस लोड वैल्यू को आप फेलियर लोड मानेंगे, क्योंकि आपने फेलियर कहां पे बोला है, एफवाई पे बोला है। भाई एक ही प्लेट आपको सेम एफवाई नहीं दे रही है, तब स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे मेंबर लगे, अलग अलग ग्रेड के अलग अलग मटेरियल लगे, देन आप किस पर्टिकुलर लोड वैल्यू का आप बोलोगे कि ये फेलियर लोड है। तब डब्ल्यूएसएम ने कहा ओके, मैं इस नॉन होमोजेनिटी को मैं कंसिडर करता हूं। तब ये क्या कहता है, तब ये कहता है कि चलो ठीक है, कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं है, तो ये कहता है कि भाई अब मैं जो है इस एफ को डिवाइड कर देता हूं, इस एफ को क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो इसने क्या किया, मटेरियल के लिए सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया, मटेरियल के लिए सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया, और उस सेफ्टी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये अप्लाई किया इसने किसके लिए, ये अप्लाई किया इसने मटेरियल के लिए। तो जो नई स्ट्रेस बन के आई है, नई स्ट्रेस जो बन के आई है वो क्या हो गई, नई स्ट्रेस बन के आ गई एफ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि स्ट्रेसेस कम हो गई। तो अब नई स्ट्रेस जो बन के आई है वो हो गई परमिशिएबल स्ट्रेस, यानी कि ये यहाँ पे कहीं आ गई, दिस इज द परमिशिएबल स्ट्रेस, दिस इज द परमिशिएबल स्ट्रेस, सिंपल। तो इसका मतलब ये रहा कि डब्ल्यूएसएम ये कहता है कि भाई यहां तक अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर लोड लगाते हो तो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर परमिशिबल तक पहुंचती है तब तक तो मेरी थ्योरी काम करेगी, अगर स्ट्रेस इससे बाहर चली गई तो फिर मेरे हिसाब से वो मेंबर फेल है, मेरे हिसाब से वो क्या है, मेंबर फेल है, राइट। इसका मतलब ये रहा कि भी डब्ल्यूएसएम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस जो जा सकती है वो परमिशिबल स्ट्रेस के बराबर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, राइट। तो अगर मुझे सेफ इन डिजाइन करना है, अगर मुझे सेफ इन डिजाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो स्ट्रेस हो जाएगी एफ, एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, परमिशिबल स्ट्रेस रहना चाहिए, एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, परमिशिबल स्ट्रेस रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे डब्ल्यूएसएम के करस्पॉन्डिंग सेफ इन डिजाइन है। दिस इज बेसिकली थ्योरी ऑफ द डब्ल्यूएसएम। तो मैं अब अगर इसको, इस कर्व को लेके और दो तीन बातें बोलूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियरली देख लो, यहाँ पे क्लियरली देख लो कि भी ये वाला जो पाथ है वो लीनियर पाथ को फॉलो करता है। यहां तक हम लोग जानते हैं इलास्टिक रेंज होती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंडेंट होता है। नॉन लीनियर पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट बना हुआ है इसको ये कंसिडर नहीं करता है, डब्ल्यूएसएम इसको कंसिडर नहीं करता है। तो यही बातें हम लोग डब्ल्यूएसएम के बेसिक प्रॉपर्टीज में लिखने वाले हैं। मटेरियल बिहेव इन लीनियर इलास्टिक मैनर, इलास्टिक का मतलब ओनली इलास्टिक थ्योरी के अंदर है, बाहर नहीं बात कर रहा, प्लास्टिक का इससे कोई लेन देना नहीं है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो लीनियर होगा, वो सामने दिख ही रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है परमिशिबल स्ट्रेस के बराबर जाती है, परमिशिबल स्ट्रेस जो होती है वो क्या होगी, एफ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफ वाई क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, स्टील के लिए हो जाएगा एफ वाई और कंक्रीट के लिए हो जाएगा एफ सी के, हमने देखा था, तभी तो हमने एफ सी के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के लिए 3 लिया था। 3 क्यों लिया था, क्योंकि हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो एफ सी के तक ली थी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसिडर्ड कंक्रीट के लिए हो जाएगा एफ सी के, स्टील के लिए हो जाएगा एफ वाई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए कितना होगा वो भी आपको बता देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास सेफ्टी फैक्टर, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया, और इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया ओनली फॉर मटेरियल के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया ओनली फॉर मटेरियल के लिए, लोड के लिए इसने कुछ नहीं कहा है। सो दिस इज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द डब्ल्यूएसएम, और यही चीज हम लोग लिखने वाले हैं, तो अलग से कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो सबसे पहले डब्ल्यूएसएम के अंदर पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर डब्ल्यूएसएम में, मटेरियल बिहेव इन, मटेरियल बिहेव्स इन लीनियर इलास्टिक मैनर, लीनियर इलास्टिक मैनर, ये लीनियर इलास्टिक मैनर में बिहेव करता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा पहला पॉइंट हो गया मटेरियल बिहेव्स इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, द स्ट्रेसेस इन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेस ड्यू टू लोड
ड्यू टू लोड, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। ये परमिसिबल स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा आपके पास में, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो कौन कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मेरे पास में दो मटेरियल हैं, दो मटेरियल है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा कंक्रीट और दूसरा हो जाएगा स्टील यानी कि रेनफोर्समेंट। तो कंक्रीट की जो हम लोग स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे WSM के अंदर वो कंसीडर किया जाएगा FCK तक। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ कंसीडर की जाएगी वो हो जाएगी FCK तक, और स्टील की हो जाएगी दैट इज द FY, स्टील की जो स्ट्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी FY। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं FOS की, तो ये हो जाएगी कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 3 और स्टील के लिए हो जाएगा दैट इज 1.8। और ये जो 3 हमने लिखा है ये लिखा है हम लोग बेंडिंग में, इन बेंडिंग। ये हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिखा है वो क्या लिखा है, बेंडिंग के अंदर जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, एक्सियल कंप्रेशन में 4 होगी। एक्सियल कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 4 होगा। तो बेंडिंग में हो जाएगा 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इन एक्सियल कंप्रेशन, इन एक्सियल कंप्रेशन, इन एक्सियल कंप्रेशन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है बेंडिंग में होगा 3, कुछ नहीं बोला जाता तो बेंडिंग की बात करते हैं हम लोग। और एक्सियल कंप्रेशन यानी कि कॉलम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 4। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मुझे परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है दोस्तों, तो कंक्रीट के लिए अगर मैं बात करूंगा और कंक्रीट के अंदर अगर बेंडिंग की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा FCK/3। कंक्रीट के अंदर अगर मैं एक्सियल कंप्रेशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा FCK/4। स्टील के लिए अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस लिखूंगा तो FY/1.8। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए Fe250 के लिए क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय दिस, Fe415 के लिए, 500 के लिए, 550 के लिए जब आप वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो आपके पास में परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा, और वो वैल्यू आपको याद रखना है। और मैं आपको कैलकुलेशन करना भी बता दूंगा, चाहो तो याद रख लो, चाहो तो उसको जो है कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील। सो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील यानी कि रेनफोर्समेंट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। सो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द वन। एंड पहला हो जाएगा दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रेस, पहला हो जाएगा टाइप ऑफ स्ट्रेस। चलिए, सो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। और टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर पहला होगा टेंसाइल स्ट्रेस, पहला हो जाएगा दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, पहला हो जाएगा आपके पास में दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। पहला हो जाएगा दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास में दो अलग अलग वैल्यूज होगी, वो क्या होगी वो देखते हैं। सो दिस इज द वन, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा Fe250 के लिए, दिस इज Fe415 के लिए,
ये हो जाएगा मीडियम स्टील HYSD स्टील, और उसके बाद में ये वैल्यू हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस। तो पहला हो जाएगा दोस्तों माइल्ड स्टील, पहला हो जाएगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब है ये हो जाएगा Fe250, Fe250 के लिए। दूसरा हो जाएगा मीडियम स्टील, दूसरा हो जाएगा मीडियम स्टील जिसको हम लोग Fe350 बोल सकते हैं। एंड ये हो जाएगा दैट इज HYSD स्टील, HYSD स्टील के अंदर Fe415, और ये हो जाएगा दैट इज HYSD स्टील Fe500, Fe500। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो हमारे पास में टेंसाइल स्ट्रेस के लिए दो वैल्यूज लिखी गई है। एक होगा बार का डाया, अगर फाई जो है वो लेस देन 20 mm है तब क्या होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो पहला हो जाएगा दैट इज ए, फाई अगर लेस देन 20 mm है, और फाई अगर बी पॉइंट हो जाएगा फाई अगर ग्रेटर देन 20 mm है, तब उस केस में क्या होगा। अगर लेस देन 20 mm है तो ये वैल्यू हो जाएगा 140 मेगा पास्कल। ऑब्वियसली बात है, ये जो है आपको मेगा पास्कल में यूनिट लिखी होगी, ये हो जाएगा 130। 20 mm से अगर कम है तो 140 होगा, और 20 mm से अगर ज़्यादा है तो 130 होगा। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा दैट इज 190, दिस इज द 190। ये हो जाएगा 230, दिस इज द 230, और ये हो जाएगा 275, दिस इज द 275। सो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट, जब आप उसको बेंडिंग टेंशन में लगाएंगे। ठीक ऐसे ही जब मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करता हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो जाएगा वो अगर हम देखें तो दूसरा हो जाएगा दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, इन कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज द 130, ये हो जाएगा 190, एंड दिस इज द 230। और Fe500 जो है कंप्रेशन में यूज नहीं किया जाता, Fe500 कंप्रेशन में यूज नहीं किया जाता। सो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब इसमें याद कौन सा रखना है, याद सिंपली ये वाला डेटा रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स ऑल। बाकी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जनरली ये डेटा पूछ लिया जाता है तो ये याद भी रख लेना है, और नहीं याद रख सकते हो तो आप डिवाइड करके वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो दिस इज परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। नेक्स्ट हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लुक एट दिस। ये हमने क्या बोला, ये आता है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं बेंडिंग की बात कर रहा हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास में दो तरीके से वैल्यू आ सकती है, बेंडिंग कंप्रेशन में और एक्सियल कंप्रेशन के अंदर। इसके अलावा फ्लेक्सर वैल्यू भी दे सकता है 0.7 रूट FCK के द्वारा। तो तीनों का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग यहां पे। सो पहला हो जाएगा इसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, पहला हो जाएगा आपके पास में दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन से ग्रेड होगी। दूसरा हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं सिग्मा। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन। और ये हो जाएगा इन एक्सियल कंप्रेशन,
इन एक्सियल कंप्रेशन, तो ये हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। और इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे दोस्तों, वो वैल्यू निकाला जाएगा अप्रोक्स FCK बाई 3 से, FCK बाई 3 से, क्योंकि हम बेंडिंग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, और बेंडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं सिग्मा CC की बात करता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज FCK बाई 4, अप्रोक्स हो जाएगा FCK बाई 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये हो जाएगा इस तरीके से जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें इसके अंदर क्या कहानी होगी, तो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज इसके अंदर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। देखो यहां पे हमने किसकी बात करी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन इन एक्सियल कंप्रेशन। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो ये दिया जाएगा आपको दैट इज FCK, ये दिया जाएगा FCK, जिसका वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है दैट इज 0.7 रूट FCK के द्वारा। मैं इसको जरा वापस लिख देता हूं सही से। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास सो दिस वैल्यू इज, ये हो जाएगा दैट इज बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज द बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और ये हो जाएगा आपके पास FCK के बराबर, और ये वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.7 रूट FCK। तो दोस्तों ये वैल्यू जो है आप टेबल या तो याद कर लो, या फिर ये जो मैंने आगे फॉर्मुलेशन लिखे हैं उसमें वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू कुछ ऐसे। अब आपके पास में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इन सब के लिए वैल्यू लिख सकते हैं। बट हम ये जानते हैं दोस्तों कि भाई हमारे पास में जो मोस्टली ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है वो यूज कहाँ से शुरू होता है, जैसे हमने M10 ले लिया, M15 ले लिया, M20 ले लिया, M25 ले लिया, M25, और हद मार के जो आपके पास कंक्रीट यूज होगा वो M30 का होगा। उसके आगे की वैल्यू जरूरत भी नहीं है, आप अगर लिखना ही चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ये IS 456 के अंदर टेबल दे रखा है आपको 81, उसमें से आप इसको लिख सकते हैं। टेबल 81 के अंदर वैल्यू दे रखी है, उसमें आप इसको देख के लिख सकते हैं। बट एग्जाम के अंदर जो आ रहा है कंपटीशन में, वो ओनली यही वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा वैल्यू नहीं आएगी। कारण भी बता देता हूं, क्योंकि IS 456 जो कोड है वो नॉर्मल बिल्डिंग के लिए है, 3 स्टोरी 4 स्टोरी या 5 स्टोरी बिल्डिंग तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए अलग कोड यूज होता है। तो और नॉर्मल बिल्डिंग के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो M30 तक कंक्रीट सफिशिएंट है, आराम से लोड ले सकती है। सो दिस इज द वन। तो हम लोग ओनली यहीं तक वैल्यू लिख रहे हैं, आप इसको आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। चलो, तो अब बताइए क्या वैल्यू होगा। यहां पे अगर मुझे सिग्मा CBC का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ रहा 3.33 समथिंग। तो इसका मतलब है अप्रोक्स का वैल्यू लिखना है, तो ये हो जाएगा दैट इज द 3.0, दिस इज द 3.0। 15 डिवाइडेड बाई 3 5.0, दिस इज द 5.0। 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 6.67 समथिंग, तो ये हो जाएगा दैट इज 7.0। 25 डिवाइडेड बाई 3 8 पॉइंट समथिंग, सो दिस वैल्यू विल बी द 8.5 एंड दिस इज द 10 एंड 10.0, और ये सो ऑन आगे चलता रहेगा जो भी ग्रेड आप ले रहे हो। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा दैट इज 2.5, दिस वैल्यू इज द 2.5।
15 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस वैल्यू विल बी 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 4.0। एंड 20 डिवाइडेड बाई 5, दिस वैल्यू इज द 5.0, दिस इज द 5.0। 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 6.0। 30 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग यानी कि 8.0 एंड सो ऑन, दिस इज द वन। क्लियर। अब आपको अगर एफसी वहां पे वैल्यू लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 0.7 रूट 10, 15 0.7 रूट 15, M20 के लिए 0.7 रूट 20, तो जो भी वैल्यू आता है उसको वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है। सो दिस वैल्यू विल बी 1.2, मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ 1.2, 2.0, 2.8, 3.2, 3.2, 3.6, 3.6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से भी आपको याद कौन सी रख लेनी, अगर मान लीजिए आप नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं वैल्यू आपको जो है समझ आ रहा है, तो आप एक काम करिएगा, इन तीनों के लिए ये वाला वैल्यू याद रख लीजिए, दैट्स ऑल। ये तो याद रखना मुश्किल है, तो बेटर है इन दोनों को ध्यान, मतलब आइडिया रख लीजिए, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, इतना सा ध्यान होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली यही ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं मोस्टली क्वेश्चन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द permissible stress of concrete, this is all about the permissible stress of concrete। चलो, अब इसके अंदर दोनों के अंदर मेरे पास में कंक्रीट के लिए भी परमिसिबल स्ट्रेस आ गई, स्टील के लिए भी परमिसिबल स्ट्रेस आ गई। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, एक नोट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, when wind and earthquake force is considered in design, wind ऑब्लिक अर्थक्वेक फोर्स। देखिए अर्थक्वेक और विंड दोनों ही नेचुरल फोर्सेस हैं, और दोनों का एक फिक्स क्राइटेरिया है कि अगर विंड आ रही होगी तो अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं आएगा, और जिस दिन अर्थक्वेक आना होगा एटमॉस्फेयर बड़ा शांत होगा, वैक्यूम जो बना रहेगा। तो जिस दिन कभी ऐसा लगे ना कि आप बहुत शांत है और कुछ भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो उस दिन घर से बाहर ही रहना है, क्योंकि उस दिन अर्थक्वेक आएगा। समझ रहे हो। तो अर्थक्वेक जिस दिन आएगा उस दिन एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत रहता है, वैक्यूम सा लगता है। ये नेचुरल फोर्सेस का सिनेरियो। आप जियोलॉजी जब सब्जेक्ट पढ़े होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तब आपको वहां पे बताया होगा कि अर्थक्वेक जो है पी, एस और गामा वेव के अंदर मूव करता है, जिसको हम वाई वेव भी बोलते हैं। वाई वर्टिकल होती है, पी और एस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती हैं, और ये जो है अर्थ के सेंटर के अंदर जो है ये मूव करता है फोर्सेस। तो P और S है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, P अगर इधर जा रही है तो S इसके अपोजिट जाएगी, राइट। तो ये जो होता है ये अर्थक्वेक फोर्सेस होता है, और इसी के साथ साथ ऊपर और नीचे भी होता है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है इन दोनों के रेस्पेक्ट में वेरी नेग्लिजिबल, जीरो मान सकते हो। इसीलिए जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपकी जो भी बिल्डिंग है अर्थक्वेक के टाइम इस तरीके से ऑसिलेट होती है। आपने फील किया होगा, जैसे मान लीजिए सडनली आप बाइक पे बैठे हैं या कार के अंदर बैठे हैं, अगर सडनली बाइक स्टार्ट होती है तो आप किधर की साइड धक्का फील करते हैं, पीछे की साइड या आगे की साइड। फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए बात करो। तो फिजिक्स क्या कहती है, देखिए नॉर्मल फिजिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे बाइक सडनली स्टार्ट होती है तो आपके वेस्ट के नीचे का पोर्शन जो बाइक के सीट के टच में, वो क्या होगा, उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। ये वाला पोर्शन रेस्ट में है। तो जैसे ही बाइक सडनली स्टार्ट होती है, वेस्ट के नीचे का पोर्शन आगे चला गया तो आप ऑटोमेटिकली पीछे की साइड धक्का फील करते हैं। लेकिन जैसे ही सडनली ब्रेक लगा देते हैं तो वेस्ट के नीचे का पोर्शन स्टेबल हो गया, जो है स्टेबल हो गया, लेकिन वेस्ट के ऊपर वाला पोर्शन अभी भी मूव के अंदर है। तो जैसे सडनली ब्रेक लगा दिया तो ये वाला पोर्शन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये अभी भी मूव के अंदर है, तो आप आगे की साइड धक्का फील करते हैं, राइट। ये होता है जनरली आप बाइक के अंदर कार में बैठे हो। तो अगर यही चीज अगर बाइक जो है 1 मिनट के अंदर 50 बार अगर सडन स्टार्ट सडन ब्रेक करें, तो आपकी हालत ये हो जाएगी कि समझ में नहीं आ रहा कैसा रेस्पॉन्स करें। यही होता है, अगर मैं 1 ही मिनट के अंदर 50 बार ऐसा सीन कर दूं बहुत हाई इंटेंसिटी से, तब आपकी बॉडी को ये समझ में नहीं आएगा कि आगे या पीछे किधर मूव करना है। और अगर यही चीज 3 सेकंड में लाखों बार हो जाए, तो आप सोचिए स्ट्रक्चर की क्या हालत हुई होगी।
अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है या अर्थक्वेक जो फोर्सेस आते हैं वो आते हैं हार्डली 5 to 10 सेकेंड या 5 to 10 सेकेंड तक। पीक टाइम इसका 3 सेकेंड रहता है। ठीक है, तो अगर 10 सेकेंड में लाखों बार अगर पी और एस वेव इधर घूमती हैं, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती हैं, देन स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत क्विकली इस तरीके से ऑसिलेट करता है। जब कभी अर्थक्वेक आपने फील किया होगा, देन आप आइडिया नहीं कर सकते कि कौन सा जो कंपोनेंट हो किधर मूव कर रहा है। कभी देखना, अगर बिल्डिंग के अंदर हो तो दूर से ऑब्जर्व करना, एक पानी का गिलास करके, वो एक ही जगह से इस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाता है, पूरा का पूरा बिल्डिंग वाइब्रेट करने लग जाता है। दैट इज ड्यू टू द अर्थक्वेक फोर्स। तो माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी मैं विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स की बात करूंगा, दोनों एक साथ नहीं लिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को लेना है। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसको लेकर डिजाइन कर लो। तो इसी चीज को WSM ये कहता है कि जब विंड और अर्थक्वेक फोर्स भी आप शामिल कर लेते हैं, विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स इज कंसिडर इन डिजाइन, इज कंसिडर इन डिजाइन, consider in design, then permissible stresses in steel and concrete, steel and concrete increase by 33.33%। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 33.33% बढ़ जाएगी। तो जो भी WSM और स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए जो वैल्यू लिखा गया है, उस वैल्यू को 33.33% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे मान लो मुझे M20 के लिए सिग्मा CBC लिखना, तो क्या लिखूंगा, अगर मैं विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स को शामिल किया है तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 1.3333। दैट विल बी द, जो भी आंसर आएगा वो परमिसिबल स्ट्रेस होगा विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स के साथ। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। ये तो हो गया WSM के बेसिक अप्रोच को जो हमने यहां पे देखा था। दिस इज ऑल अबाउट द दिस वन, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है। तो हमने दो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, एक हो रहा कंक्रीट और दूसरा हो रहा स्टील। इन दोनों के लिए हमने परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू लिख दिया। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये कहा, उसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछा, उनको दोनों टेबल और सब कुछ वैल्यू एक साथ पूछना है। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ये बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस किस पे डिपेंड करता है। टेबल, दोनों टेबल पूछनी है उसको एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने यूपीएससी के अंदर, क्या क्वेश्चन आया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रेड ऑफ मटेरियल, ओनली टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, बोथ, नन ऑफ दिस, या कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो यहां पे बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरे पास में ये रहा। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई दो वैल्यू कंक्रीट के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज, टाइप ऑफ मटेरियल यूज, कौन सा कंक्रीट ले रहे हैं, कौन सा आप स्टील ले रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ग्रेड ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कंक्रीट के अंदर जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखता हूं तो बेंडिंग के अंदर अलग है, एक्सियल कंप्रेशन में अलग है। इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। रट कुछ नहीं रहा हूं, इन्हीं को देख के बता रहा हूं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टील के लिए अलग, कंक्रीट के लिए अलग, तो ग्रेड ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। फिर इन दो वैल्यू को देख रहा हूं तो ये भी लग रहा है कि भाई ये टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पे भी डिपेंड कर रहा है। इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और यही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है जी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एज वेल एज द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गया आपके पास में WSM को लेके जितनी बातें पूछी गई वो ये चीज। अब हमने WSM के अंदर एक पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग के अंदर, वो क्या लिखा था, वो ये था कि भाई हमारे पास मटेरियल बिहेव्स इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर, मटेरियल बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर। लीनियर इलास्टिक का मतलब क्या, लीनियर इलास्टिक का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर
जो मटेरियल का बिहेवियर है वो अप टू Fy तक था, फिर Fy को हमने रिड्यूस करके परमिसिबल स्टेज तक लेके आए थे। और हम ही अच्छे से जानते हैं कि भाई Fy तक जो है वर्क, Fy तक जो है वो इलास्टिक जोन होता है, इसका मतलब WSM की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, WSM की जो थ्योरी वो किस पे बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। और इलास्टिक थ्योरी को आप लोगों ने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बात की होगी तो वहां पे ये बताया होगा कि अगर मैं इलास्टिक थ्योरी की बात करता हूं तो मेरा कंसर्न ये रहता है कि मैं होमोजीनियस मटेरियल को लेके बात करूं। होमोजीनियस का मतलब मेरे पास में जो मटेरियल है वो एक जो स्पेसिमेन है या जो भी सेक्शन है, जो भी मेंबर है, वो एक ही मटेरियल से मिलकर बना हो, एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर नहीं बना हो, राइट। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। जो भी पॉइंट है इसको लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। ये इलास्टिक थ्योरी पे क्या है, बेस्ड है। अब इलास्टिक थ्योरी का मतलब हमें जो मटेरियल का बिहेवियर देखना है वो बिहेवियर देखना है इन होमोजीनियस सेक्शन के लिए। जब होमोजीनियस सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो भाई मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आरसीसी का कोई भी सेक्शन लेता हूं, मान लीजिए मैंने सेक्शन लिया और इस सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे क्या लगाई, यहाँ पे मैंने बार लगा दी, दिस वन। तो जब मैंने ये बार लगाई है तो मैं ये अच्छे से जानता हूं ये स्टील है और ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने स्टील लगा दी, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, ये भी हो गया स्टील, ये भी क्या हो गया, स्टील हो गया। और स्टील का जो ई होता है वो होता है दैट इज ई एस इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल या 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। और इसका होता है ई सी इज इक्वल टू 5000 √FC के। दोनों का ई अलग है, इसका मतलब दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग है। जबकि WSM तो ये कहता है कि मुझे सिंगल मटेरियल में बना के दो, यानी कि मुझे या तो स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करना है या कंक्रीट को स्टील में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं होमोजेनियस सेक्शन बना सकूं और मटेरियल को एनालिसिस कर सकूं WSM से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वो टर्म क्या है कि अगर मुझे किसी भी एक मटेरियल, कंपोजिट सेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मुझे किसी भी एक मटेरियल को इक्विवेलेंट दूसरे मटेरियल में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्जन फैक्टर यूज करता हूं। अगर किसी भी एक मटेरियल को अगर मुझे दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों मैं कन्वर्जन फैक्टर यूज करता हूं और उस कन्वर्जन फैक्टर को बोला जाता है मॉड्यूलर रेशियो। Modular ratio is the conversion factor which convert the one material to equivalent another material। ठीक है, तो यहां पे मुझे जब सिंगल सेक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे देखना होगा मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज द मॉड्यूलर रेशियो। जिसको हम लोग स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। तो दोस्तों मॉड्यूलर रेशियो जो दिया जाता है वो हम बात करें तो मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू ES अपॉन EC। जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। सिंपल, ES अपॉन EC। ये हो जाएगा आपके पास में फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सोम से हम बात करते हैं तो सोम के अंदर जो मॉड्यूलर रेशियो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कुछ ऐसे, दिस इज द मॉड्यूलर रेशियो जो सोम के अंदर दे रखा है। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो अगर हम आरसीसी से बात करते हैं तो आरसीसी के अंदर ईसी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली क्या है जिसमें शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोनों को देख लेते हैं क्या होगा।
तो ये हमारे पास सोम से आ गया। अगर मैं आरसीसी से बात करता हूं, फ्रॉम आरसीसी, तो आरसीसी में बात करेंगे तो पहला हो जाएगा दैट इज एम इज इक्वल टू ई एस अपॉन ईसी, जिसको मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 रूट FC के। तो जब मैं ये लिख रहा हूं तब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया नो क्रीप इफेक्ट कंसीडर, नो क्रीप इफेक्ट कंसीडर। इसके अंदर हम लोग क्रीप इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने इसी का वैल्यू उतना ही लिया जितना इसका वैल्यू होता है। अगर मैं क्रीप इफेक्ट कंसीडर करता हूं, तो ये हो जाएगा दैट इज, ये हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, तो अगर मैं क्रीप इफेक्ट कंसीडर करता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दैट इज ES अपॉन ECL, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ECL को मैं लिख सकता हूं दैट इज ES अपॉन EC अपॉन 1 प्लस थीटा, EC अपॉन 1 प्लस थीटा, यही होता है ECL, जिसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से ES अपॉन EC इंटू 1 प्लस थीटा। यानी कि अगर मैं क्रीप इफेक्ट कंसीडर करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में ये जो वैल्यू है वो इस थीटा पॉइंट से बढ़ जाएगी। तो ये वाला पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्रीप इफेक्ट कंसीडर, फुल्ली क्रीप इफेक्ट कंसीडर। आप पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, क्रीप इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हो, सिंपल। अब IS 456 ये कहता है कि यार बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, वो तो सही नहीं है, और पूरी तरीके से कंसीडर करें, इतना फिजिबल जरूरी भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि पार्शियल क्रीप इफेक्ट आप ले लो। पार्शियल क्रीप इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि IS 456 करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये हो जाएगा दैट इज M इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ये दिया गया एज पर IS 456, एज पर IS 456 2000, एज पर IS 456 2000, और ये देता है पार्शियल क्रीप इफेक्ट कंसीडर, पार्शियल क्रीप इफेक्ट कंसीडर, पार्शियल क्रीप इफेक्ट कंसीडर। तो IS 456 के करस्पॉन्डिंग दोस्तों जो मॉडुलर रेशियो दिया जाएगा वो दिया जाता है ये, और जब आप क्रीप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं तब मॉडुलर रेशियो दिया जाएगा इसके द्वारा, ये हो जाएगा, और जब आप फुल्ली तरीके से कंसीडर करते हैं तो मॉडुलर रेशियो दिया जाएगा इसके द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ गया, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, क्या पुटअप किया मैंने क्वेश्चन आपसे कि भाई व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो, क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज मॉडुलर रेशियो एज पर IS कोड लिख दिया, और पहला ऑप्शन मैंने लिखा ES अपॉन EC, पहला हमने लिखा M इक्वल टू ES अपॉन EC, दूसरा लिख दिया हमने M इक्वल टू ES अपॉन ECL, तीसरा हमने लिख दिया दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, और चौथा लिख दिया हमने ऑल ऑफ अबव। और ये सारी चीजें IS कोड में लिखी हैं, जो तीनों ही हम ऊपर बात कर रहे हैं तीनों ही IS कोड में लिखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो एज पर IS कोड, तो ये भी कोड में लिखा है, ये भी कोड में लिखा है, ये भी कोड में लिखा है, लेकिन IS कोड ये कहता है कि मैं यहां पे जो कंसीडर कर रहा हूं, वो जो कंसीडर कर रहा हूं कौन सा है, ओनली ये वाला। इसी को लेकर मैं आगे एनालिसिस करूंगा, आगे डिजाइन प्रोविजन दिए गए, जो भी कोड में इक्वेशन लिखी है, प्रोविजन लिखे हैं, सारे इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो ये होगा सिग्मा CBC वाला, ना कि ऑल या ना कि इन दोनों में से कोई एक। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर मैं यहां पे लिख दूं फुल्ली क्रीप कंसीडर कर रहे हैं या टाइम डिपेंडेंट ले रहे हैं तब तो ये होगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं ले रहे हैं तब ये वाला होगा, IS कोड के करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लें व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो एज पर LSM कोड, तब कोई सा भी नहीं होगा,
वहां उस केस में यहां पे लिखा आएगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो एज पर एलएसएम कोड, और एलएसएम के अंदर मॉडुलर रेशियो यूज होता ही नहीं है। एलएसएम की कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें डब्ल्यूएसएम के अंदर ही हैं, एलएसएम में नहीं है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और सोच के आंसर देना है। चलिए, तो ये हो गया मॉडुलर रेशियो। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया कि हम इसको लेके बात करेंगे, इन दोनों को लेके नहीं करेंगे। तो भाई सिग्मा सीबीसी हम ये अच्छे से जानते हैं। सिग्मा सीबीसी क्या होता है? सिग्मा सीबीसी होता है हमारे पास में दिस इज द वन, ये वैल्यू हमें पता है। तो डिफरेंट ग्रेड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा सीबीसी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो जितना जरूरत है उतना ही लिख रहा हूं, हम बुक तो छाप नहीं रहे। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मॉडुलर रेशियो क्या हो जाएगा? मॉडुलर रेशियो क्या हो जाएगा यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है उसी का वैल्यू लिख रहा हूं मैं। M15 यूज होता है हमारे पास, M20 यूज होता है, M25 यूज होता है और 30 यूज होता है हद मार के। आगे भी हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, M10 की हमें जरूरत नहीं है तो उसके लिए लिख नहीं रहे हैं। सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन कितना हो जाएगा? तो ये हम जानते हैं सिग्मा सीबीसी क्या होता है दोस्तों, अप्रोक्स FCK by 3। तो पीछे टेबल नहीं देखना, यहां पे लिखो क्या वैल्यू होगा। तो जब हम यहां पे वैल्यू लिखेंगे FCK by 3 तो ये हो जाएगा दैट इज 5.0। यहां पे वैल्यू लिखो 20 by 3 यानी कि ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये हो जाएगा 7.0। 25 by 3 8 पॉइंट समथिंग यानी कि 8.5, और ये हो जाएगा दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10.0। लुक एट द डेटा, यही आपके पास वैल्यू आया है 5, 7, 8.5, 10। रटना वटना नहीं है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, मॉडुलर रेशियो लिखना है M इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, 3 सिग्मा सीबीसी। तो अब ये वैल्यू आप चाहो तो रट सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं। बाकी निकालना चाहो तो कैलकुलेटर आपके पास में, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 280 एक वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं 3 इंटू 5.0 5.0, सो दिस वैल्यू विल बी 18.67। ये हो जाएगा 18.67। M20 के लिए सिमिलरली जब वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज M20 के लिए वैल्यू आ जाएगा 13.33। सिमिलरली वैल्यू आ जाएगा 13.33 और ये वैल्यू आ जाएगा 10.38, 10.98 और ये आ जाएगा आपके पास में दैट इज M30 के लिए 9.33। सो ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, कोई इश्यू नहीं है। कई बार आपको M25 के लिए वैल्यू 11 भी दिया होगा, इसका 13 भी दिया होगा, तो जो कोड में जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को लेके करो। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास में ये है, तो इनको यूज करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है तो वो हमने देख लिया। क्या देखा कि भाई ये कन्वर्जन फैक्टर होता है जो एक मटेरियल को इक्विवेलेंट दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको कन्वर्ट करना है तो उसको नोमिनेटर में लिखा जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और उसके बाद में हमने रिलेवेंट पैरामीटर देख लिए, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट क्या है, यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो का यूज कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, देन हम WSM के एनालिसिस पार्ट पे यानी कि सिंगली की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो। यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो, यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो। यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, सपोज करिए आपके पास में कोई भी एक मेंबर है, दिस इज द मेंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेंबर, और इस मेंबर में आपने क्या करा, इस मेंबर के अंदर आपने जो है वो एक बार यहां लगा रखी है, दिस इज द 1 बार, और दूसरा बार आपने यहां लगा रखा है, दिस इज द सेकेंड बार, तीसरा बार आपने यहां लगा रखा है, दिस इज द 1, और चौथा बार आपने यहां लगा रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपने लगा दिया, सिंपल। और इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पे फिल किया हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, फिल किया हुआ कुछ ऐसे, यानी कि ये बार यहाँ पे पूरी तरीके से लगी हुई है, हियर इट इज।
दिस इज द 1, ये पूरा बार यहाँ पे लगा हुआ है। हम ये जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास ये जो है ये हो जाएगा कंक्रीट और ये हो जाएगा दैट इज द स्टील, ये हो जाएगा दैट इज द स्टील। इस कंपोनेंट पे जब भी लोड लगेगा, इस कंपोनेंट पे जब भी लोड लगेगा तो वो लोड होगा P, टोटल लोड इसके ऊपर हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा दैट इज द P। और ये जो P होगा वो कैरी किया जाएगा किसके द्वारा, स्टील और कंक्रीट के द्वारा। तो ये हो जाएगा दैट इज PS और ये हो जाएगा दैट इज द PC। व्हाट इज द PS? PS हो जाएगा लोड कैरिड बाय, लोड कैरिड बाय स्टील, लोड कैरिड बाय स्टील। एंड PC हो जाएगा दैट इज लोड कैरिड बाय कंक्रीट, कंक्रीट के द्वारा कैरी होगा। सिंपल, PS और PC को हमने लिख दिया। हम ये जानते हैं दोस्तों स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द P बाई A। स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द P बाई A। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज P इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा, इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा। तो अगर मैं स्टील के लिए लिखूंगा, स्टील के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टील के लिए हो जाएगा PS इज इक्वल टू AS इंटू सिग्मा S। अगर मैं कंक्रीट के लिए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कंक्रीट के लिए हो जाएगा PC इज इक्वल टू AC इंटू सिग्मा C, AC इंटू सिग्मा C। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो जब इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो दोस्तों क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू AS इंटू सिग्मा S प्लस AC इंटू सिग्मा C, AC इंटू सिग्मा C। चूंकि मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, कंक्रीट में स्ट्रेस लिख देता हूं लाइक दिस, कंक्रीट में स्ट्रेस लिख देता हूं। स्ट्रेस इन जो स्टील लगा वो भी कंक्रीट में लगा हुआ है और कंक्रीट में तो स्ट्रेस आ ही रही है। अब हमारे पास क्या है कि भाई इसके अंदर एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेस इन स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये सारी चीज लिखी हुई है। दोस्तों हम ये जानते हैं कि एक चीज और मैं यहां से आगे बढ़ने से पहले वो जानना जरूरी है, वो क्या है, हमने जब लास्ट क्लास के अंदर स्टील को एज ए रेनफोर्समेंट लिया था तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि स्टील जो है वो कंक्रीट के साथ कॉम्पिटिबल होता है, सिंपल। और उसका रीजन भी मैंने क्या दिया था कि भाई स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कंक्रीट के बराबर होता है, जिसका वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट्स ओके। इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी होती है, वो क्या होती है कि भाई स्टील और कंक्रीट परफेक्ट बॉन्ड में होंगे तो ही कंक्रीट से स्टील में स्ट्रेसेस जाएगी। स्टील और कंक्रीट परफेक्ट बॉन्ड में होंगे तो ही जो है स्टील स्ट्रेसेस कंक्रीट से स्टील में आएगी। क्वेश्चन ये आता बॉन्ड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड, बताओ, सोचो अपने लेवल पे बॉन्ड क्या होता है। वीडियो को पॉज करके सोचना है। चलिए, तो सबने सोच लिया होगा, तो क्या सोचा होगा, बॉन्ड क्या होता है, किसी के दिमाग में आया होगा सर ये कोहेसिव नेचर है क्योंकि स्टील और कंक्रीट दो अलग अलग मटेरियल है। दूसरा, बॉन्ड का मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, यही सोचा होगा, लेकिन बॉन्ड का डिफाइन नहीं हुआ। तो अगर कोई भी दो मटेरियल परफेक्टली बॉन्ड में होते हैं तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सोचिए, अगर ये स्टील और ये कंक्रीट परफेक्ट अगर बॉन्ड में है तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसको हम कुछ इस तरीके से समझें। मान लीजिए ये कंक्रीट है और ये रेनफोर्समेंट है, ये दोनों आपस में टच में है, तो जैसे इस पे ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बेंट होगी, ये कुछ इस तरीके से बेंट होगी, यस और नो, ये कुछ ऐसे बेंट हो रहा है। अगर ऐसे बेंट हो रहा है तो रेनफोर्समेंट की सरफेस पे जो स्ट्रेन आ रही है, इसकी सरफेस पे जो स्ट्रेन आ रही है, सेम स्ट्रेन अगर कंक्रीट की सरफेस पे आए तो हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों जो है परफेक्ट बॉन्ड में है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द कंक्रीट एंड स्टील आर पुट टुगेदर एंड देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट, मोमेंट नहीं मूवमेंट,
अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है तो ये परफेक्ट बॉन्ड में माने जाएंगे। यानी कि जितना यहां पे स्ट्रेन आया है उतना का उतना स्ट्रेन अगर यहां पे आ रहा है तो इसको बोला जाएगा परफेक्ट बॉन्ड कंडीशन। और ये जो वैल्यू मैं बोल रहा हूं एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, अगर किसी भी मेंबर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो माय डियर फ्रेंड्स वो स्ट्रक्चर आरसीसी मेंबर की तरह बिहेव करेगा। उसका एनालिसिस हम लोग यहां पे कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब उस केस में वहां पर रेनफोर्समेंट का लगा होना और नहीं होना बराबर है, वो ब्रिटल फेलियर ही देगा। मतलब कंक्रीट पहले फेल होगी, सडन फेल होगी, ध्यान रखना ये चीज। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, फ्रॉम स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन फ्रॉम स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, क्या कंडीशन कहती हैं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन? ये कहती हैं, ये कंडीशन क्या कहती हैं, स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सराउंडिंग कंक्रीट, दैट इज द एप्सिलॉन सी। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही दोस्तों हम लोग मानेंगे जो स्टील और कंक्रीट दोनों आरसीसी की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज वहां पे स्टील का होना नहीं होना बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। और इसी चीज को लेके आगे हम बात कर रहे हैं, दैट इज द एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज सिग्मा बाय ई। एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई सी, सिग्मा सी अपॉन ई सी। और ये हो जाएगा दोस्तों सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी। और हम ये जानते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, एम इक्वल टू होता है 280 अपॉन, अरे एम इक्वल टू होता है दैट इज ई एस अपॉन ई सी। तो यहाँ पे ई एस अपॉन ई सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ई एस अपॉन ई सी की जगह लिख सकता हूँ सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम। अब अगर मैं इसको आगे देखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी। अब इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग देखो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है ये। सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा सी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब सुनना ध्यान से, इस लाइन को कैसे बोल रहा हूं, ये कह रहा है कि भाई स्टील में जितनी स्ट्रेस आ रही है, स्टील में जितनी स्ट्रेस आ रही है उतनी की उतनी स्ट्रेस अगर आपको कंक्रीट से लेनी है तो क्या करिए, कंक्रीट की स्ट्रेस को मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रेस से स्टील की स्ट्रेस के बराबर होगी। सबको समझ में आ गया? ये इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि स्टील में जो स्ट्रेसेस आ रही हैं उतनी की उतनी स्ट्रेस अगर मुझे कंक्रीट से गेन करनी है तो कंक्रीट की स्ट्रेस को मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो वैल्यू आया है वो वैल्यू आपके पास स्टील की स्ट्रेस के बराबर होगा। तो अगर ये चीज मेरे पास में है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको पुट कर सकता हूं, पुट इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, किस इक्वेशन में पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट करिए तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं पहले, ये हो जाएगा ए एस इंटू सिग्मा एस प्लस ए सी इंटू सिग्मा सी। ए एस की जगह इसको पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज ए एस इंटू एम इंटू सिग्मा सी प्लस ए सी इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो सिग्मा सी हो जाएगा, कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास दैट इज एम इंटू ए एस प्लस ए सी इज इक्वल टू पी। और
P और सिग्मा C लिखूंगा तो सिग्मा C हो जाएगा दैट इज P डिवाइडेड बाय M इंटू AS प्लस AC। ये मैंने लिख दिया, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया, ये तो मैथमेटिक्स थी मैंने कर दी। क्या मतलब हुआ इसका? छोड़ो, इसको नहीं समझ में आ रहा तो पहले इधर बात करते हैं, भूल जाओ इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोम से चलते हैं, सोम से चलते हैं। पहले दूसरे चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन वाली बात करी थी, क्या लिखा था आपने, क्या देखा था वहां पे दोस्तों? मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, और इस बॉडी पे आपने क्या करा, P फोर्स लगाया। होमोजेनियस बॉडी है, P फोर्स लगाया। इस P की वजह से इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई है उसको आप सिग्मा लिखते हो डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय एरिया लिखते हो। ये चीज होता है। जब मैंने इस लोड की वजह से इस सरफेस पे जब स्ट्रेस निकाली तो मैंने क्या बोला था, ये बॉडी क्या है, होमोजीनियस है। ये बॉडी क्या है, होमोजीनियस है, तभी तो आप ये लिख पा रहे हैं। अदरवाइज लोड तो आप किसी एक पॉइंट पे लगा रहे हैं। देखो मैं लोड किसी एक पॉइंट पे लगा रहा हूं, इस पॉइंट की वजह से पूरे एरिया पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म कैसे मान रहा हूं? दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। अदरवाइज एक साइंटिस्ट ने वन माइसिस, वो वाला क्राइटेरिया क्या कहता है, वो वाला कहता है कि ये नहीं है। ये कहानी आप तभी मान सकते हैं जब आप सेंटर में कहीं देखते हैं। अगर आप टॉप पे कहीं देखेंगे तो ये इसके बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सोम ये कहता है कि नहीं नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, सिंपल सी बात करो कि भाई आपने जब लोड यहां लगाया तो इसकी वजह से पूरे यूनिफॉर्म, पूरे सेक्शन पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस मानते हैं, क्योंकि हमने मटेरियल को होमोजीनियस माना है। चलो, तो वो बात होगी, होमोजीनियस माना है मतलब ये पूरा का पूरा मटेरियल एक ही, ये पूरा का पूरा मेंबर एक ही मटेरियल से मिलकर बना है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टील लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्टील लिख देता हूं, और तब यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी वो किस में आएगी, स्टील में स्ट्रेस आएगी। अगर मैं यहाँ पे कंक्रीट लिख देता हूं तो मेरे पास में स्ट्रेस कंक्रीट में आएगी, और ये पूरा का पूरा एरिया किसका होगा, कंक्रीट का होगा। यस और नो? यानी कि अगर मैं यहाँ पे C लिख रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है एरिया यहाँ पे कंक्रीट का है। अगर मैं यहाँ पे S लिख रहा हूं तो ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, स्टील का है। अब यहाँ पे आओ, अगर मैं यहाँ पे C लिख रहा हूं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, कंक्रीट का है। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, कंक्रीट का है। दैट इज द मीनिंग, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया। और इस पूरे को बोला जाता है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये हमने सोम की बात कर ली, जो आप लोग जानते हैं अच्छे से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, एरिया ऑफ कंक्रीट तो पहले से था, वो अभी भी है। ये क्या है, ये क्या है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करें, इसको समझने के लिए हम क्या करें, एक सिंपल डायग्राम वापस बना देते हैं। सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसी डायग्राम को ले लेते हैं, इसी डायग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को हमने क्या करा, यहां पे सबसे लास्ट में ले आए। चलो, ये डायग्राम यहां आ गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सारा हट गया, ये सारा हटा देते हैं, ये सारा हट गया। और इसको हम क्या कर लेते हैं वापस, हियर इट इज। ये है आपके पास में एक्चुअल क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एक्चुअल क्रॉस सेक्शन, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन। और ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। अब देखिए क्या कर रहा हूं, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं भाई। मेरे पास में सिग्मा C इज इक्वल टू क्या आया था, दैट इज P डिवाइडेड बाय M इंटू AS प्लस AC। एरिया ऑफ कंक्रीट तो पहले उतना था जितना भी है, कोई चेंज हुआ नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मुझे अगर ये स्टील, अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टील चारों बार जितना लोड ले रही थी उतने ही लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कितना एरिया ऑफ एक्स्ट्रा कंक्रीट का चाहिए कि अगर मैं वो लगा दूं तो मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी पे कोई फर्क ना पड़े। रिपीट कर रहा हूं, जितना ये चारों बार जितना लोड ट्रांसफर कर रही थी, उसी लोड को ट्रांसफर करने के लिए मैं कितना एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट लगाऊं कि मैं इन बार को यहां से निकाल दूं तो भी इस मेंबर की कैपेसिटी पे कोई फर्क ना पड़े।
तो वो एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, वो एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट है ये वाला m इंटू एस। इतना एरिया ऑफ कंक्रीट आप एक्स्ट्रा लगा दो और स्टील की बार को वहां से निकाल दो, तो इस मेंबर की कैपेसिटी उतनी ही होगी जितनी ये है। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है दोस्तों मैंने ये हटा दिया, इस बार को यहां से हटा दी। इस बार को हटा के मैंने क्या करा, साइड के अंदर यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कंक्रीट लगा दी, दिस वन। ये मैंने एक्स्ट्रा कंक्रीट लगा दी, और ये मैंने एक्स्ट्रा कंक्रीट कितनी लगाई, ये मैंने कंक्रीट लगाई दैट इज m इंटू ए एस बाई 4 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे 4 जगह करना है। ठीक ऐसा का ऐसा हमने क्या बोला, इस बार को हटा दो, ये बार हटा दी मैंने, और सेम ये बार हटा के मैंने क्या बोला, जितना एरिया ऑफ कंक्रीट मैंने यहां लगाया सेम एरिया ऑफ कंक्रीट में क्या कर देता हूं, यहां पे लगा देता हूं। ये लो जी, अभी भी लोड की इस कैपेसिटी बराबर है, जितनी इसकी है उतनी इसकी है। सेम मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं यहां पे इसको हटा दे रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया। इसको हटा के यहां पे क्या किया मैंने, ये बार जितना लोड ले रही थी उतने ही लोड को ट्रांसफर करने के लिए जितना एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए वो मैंने यहां लगा दिया। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, सेम उतनी की उतनी होगी जितनी, ये यहां से टच हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैंने क्या करा, यहां पे इस एरिया को हटाया, यानी कि इस बार को यहां से निकाल दिया। निकाल के ये बार जितना लोड ले रही थी उतने ही लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे एरिया ऑफ कंक्रीट जितना चाहिए था वो मैंने यहां पे लगा दिया, दिस वन। अब इस सेक्शन के अंदर देखो कहीं पे भी स्टील नहीं है, ये जो आपने एक्स्ट्रा साइड में लगाया है ये है हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, और दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन। और ये आपके पास में जो सेक्शन बना है दोस्तों ये हो जाएगा होमोजीनियस सेक्शन, होमोजीनियस सेक्शन। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये वेकेंट है, अभी यहां पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये, और बाहर आपने एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट लगा दिया। दिस इज द यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, जिसको आगे हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। चूंकि भाई मेरे पास में यहां पे क्या है, कंक्रीट भी लोड ले रहा है और स्टील भी लोड ले रहा है, तो मैं किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बाहर साइड के अंदर शो करना पड़ा। आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही करो, जो बुक्स में रहता है आप जरूर नहीं ऐसे ही करो, आपने ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये बार खाली किया और ये जरूर नहीं आप ऐसे करें, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी सहूलियतें, जिस तरीके से आप सोचना चाहे वैसे सोच लें। आपने एरिया ऑफ कंक्रीट कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स्ट्रा, दैट्स ओके। ये समझने के लिए कि हमने जो है कंपोजिट सेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये आपने एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कंक्रीट जो है वो साइड में, पूरे साइड में लगा दिया, और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा m इंटू एस के बराबर। आपने पूरी चारों साइड लगा दिया, इसमें आपने 4 अलग अलग जगह लगाया क्योंकि 4 अलग अलग जगह बार थी। आपकी चॉइस पर है, कई बार बुक्स के अंदर आपको ये भी मिलता है तो ये भी मिलता है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने क्या करा, बार को हटा के जितना बार लोड ले रही थी उसी लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा कंक्रीट चाहिए कि अगर वो मैं लगा दूं तो फिर स्टील को हटाने के बाद भी उस मेंबर की कैपेसिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो एरिया ऑफ कंक्रीट होगा m इंटू एस के बराबर। दिस इज द यूज ऑफ द मॉड्यूलर रेशियो। सो मैं किसी एक को रख लेता हूं, इसको हटा देता हूं, चॉइस आपकी है, जो आपको सही लगे उसमें रख लीजिए। सो दोस्तों दिस इज द बेसिक्स ऑफ द WSM। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय WSM। थैंक यू।